गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका अपनी क्लास में स्वागत है। मैं हूं सूरज। आप सबको पता है हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए। उसी अध्याय से संबंधित एक जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हम उसको पढ़ रहे हैं। हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते किसे हैं सारा हमने पढ़ लिया है। W बराबर VIT I²RT V²T/R सारा कुछ हमने कर लिया है, तो आप सबको पता हो गया हो। हमने आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे, उन पर हमने बताया था विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में उत्पन्न ऊष्मा की माप कैलोरी में कैसे की जाएगी। जो W का मान आएगा उसी में 4.2 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा मान कैलोरी में आ जाएगा। ये सब हमने बताया था। आज उसी पर आधारित हम और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी 8 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हम लोगों को करना है। आइए देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। किसी 8 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 200 जूल ऊष्मा क्या हो रही, उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है R बराबर 8 ओम, समय कितना दिया है 1 यानी प्रति सेकेंड, और H का मान दिया है 200 जूल, ठीक है। कैलोरी में नहीं दिया तो जूल में दिया है, तो हम कैसे लिखेंगे, जूल वाला जूल में दिया रहेगा तो H बराबर I²RT हमने बताया था। अगर ये कैलोरी में निकालना हो तो 4.2 से, लेकिन जूल में दिया तो हम यही लिखेंगे उत्पन्न ऊष्मा की माप। अब देखिए H बराबर कितना है 200, I का मान हमें नहीं पता है, I का मान निकालना पड़ेगा। I², R का मान कितना है 8 और T का मान 1 यानी प्रति सेकेंड कह रहा है। तो अब देखिए ये 200 बटे में क्या हो जाएगा 8 बराबर I² होगा नहीं, 8 से हम इसको भाग देते हैं, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, यानी निकल कर कितना आ रहा I² बराबर 25। तो I² यानी I बराबर हो जाएगा रूट में 25, यहाँ I बराबर ±5, तो हम I बराबर कर सकते हैं कितना एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। तो धारा का मान 5 एम्पियर आ गया। अब कह रहा प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर निकालिए, तो V बराबर क्या होता है IR ओम के नियम से। अब V का मान हमें निकालना है तो V हम निकाल दे रहे हैं। अब देखिए I का मान 5 आ गया, R का मान 8, तो 8 पंजे 40, तो कितना वोल्ट 40। ये क्या आ जाएगा प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर। आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न, ठीक है। अभी और ढेर सारे हम प्रश्नों को कराएंगे। इस अध्याय से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बहुकल्पी चाहे वो लघु उत्तरी, सारे हम प्रश्न कराएंगे। चाहे आंगिक प्रश्न हो तो आप लोग चिंता न करें, देखते रहें बस। हम आगे अगला न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं।
क्या है अगला देखते हैं। आगे आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया है। आगे कह रहा है, ये दूसरा मान लीजिए, किसी चालक में 120 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो चालक में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। ऊष्मा या वही ऊर्जा, ऊष्मा के रूप में जो है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें तो W यदि हम निकाल देंगे तो हमें व्यय ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो W बराबर हमने पहला पढ़ा था VIT, पढ़ा था ही नहीं, आप सबको पता होगा। तो आगे देखते हैं हम, पहले क्या क्या दिया हुआ है। पहले V का मान है कितना वोल्ट, 120 वोल्ट। I का मान है 5 एम्पियर। T कितना है, 10 सेकेंड, ठीक है। तो हम W बराबर क्या लगा देंगे, VIT। तो VIT देखिए कैसे निकालेंगे, 120 गुणित 5 गुणित 10, छः सौ गुणित 10 यानी कितना, 6000 जूल। तो व्यय ऊर्जा का मान कितना होगा, 6000 जूल, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। ये कह रहा किसी चालक में 120 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो चालक में व्यय ऊर्जा, तो व्यय ऊर्जा का मान आएगा V 120 था, I 5 था, T बराबर 10, तो हमने गुणा कर दिया, 12 पंजे 60 यानी 600 और गुणित 10 6000 जूल, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। इसी कड़ी में हम अगला प्रश्न करते हैं। आगे देखते हैं हम अगला। कह रहा तीसरा मान लीजिए, एक कुंडली में लगे प्रतिरोध का मान 5 ओम है। कितना ओम है, 5 ओम है, तथा कुंडली के दोनों सिरों के बीच एक वोल्ट विभवांतर
5 मिनट तक लगाया जाता है तो इससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है, आइए हम करते हैं। तो एक कुंडली में जो प्रतिरोध लगा उसका आर का मान कितना दिया हुआ है? 5 ओम। कितना ओम? 5 ओम दिया हुआ है। और कह रहा है भी का मान कितना है? 1 वोल्ट है। समय कितना दिया है? टी यानी 5। तो 5 को हम मिनट को सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो 5 उड़ते 60 यानी 300 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है ऊष्मा का मान। तो H बराबर क्या क्या पता है हमें? V स्क्वायर टी बटे में हमें क्या लगा देना है यहाँ पर? R, क्योंकि I का मान तो पता है नहीं। ठीक है ना। अब देखिए, और 4.2 तो भी का मान कितना हो जाएगा? 1। टी का मान कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही, ये 300 बटे में 4.2 गुणित आर का मान कितना हो जाए? 5। तो ये हो जाएगा 300 बटे में 5। 5 से काट दीजिए, 5 30, यानी H बराबर 60 बटे में 4.2। ठीक है, तो ए एक अंक पे दशमलव है, यहाँ ऊपर 600 हो जाएगा बटे में 42। अब 42 से भाग करते हैं हम लोग। 600 में एक बार में 42 जाएगा, तो ये 10 में से जो जाएगा 8, फिर कितना आ जाएगा? 1 0। ठीक है, 4 बार में 168, फिर 2 1 कट जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे हम, फिर 0 2 बार में ये 40। बस इतना ही करना है, यानी लगभग हमारा 14.2 कैलोरी आएगा आंसर, इतना उसमें। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये क्या कह रहा था? तो इतना कैलोरी उसमें क्या होगी? उत्पन्न होगी। ठीक है ना। आगे अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित व्यवहारिक उदाहरण। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे विद्युत धारा की तापीय प्रभाव पर
आधारित व्यवहारिक उदाहरण, ठीक है ना। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित व्यवहारिक उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे विद्युत बल्ब, फिर इस्त्री यानी प्रेस, विद्युत हीटर, चौथा हम लोग पढ़, ये सब उदाहरण हैं। और अगला होता है फ्यूज, ठीक है, फ्यूज और रूम हीटर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर, ठीक है। ये सब जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित व्यवहारिक उदाहरण है। यहाँ बल्ब रहेगा ना, हम पहले बल्ब पढ़ेंगे। बल्ब होता क्या है, बल्ब में कौन सी गैसें भरी जाती हैं, बल्ब की संरचना, कार्यविधि सारा हम पढ़ेंगे। इसके बाद विद्युत इस्त्री पढ़ेंगे, इसके बाद विद्युत हीटर, फिर फ्यूज। बाकी इन सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, बस आपको जान लेना उदाहरण के तौर पर ये सभी किस पर आधारित है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित क्या है, व्यवहारिक उदाहरण। तो हम बल्ब पढ़ते हैं। बल्ब क्या होता है आप लोगों को सुनना है, खैर हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। पहले हम विद्युत बल्ब बता रहे हैं आपको क्या होता है विद्युत बल्ब, ठीक है ना। अब देखिए, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर हमने व्यवहारिक उदाहरण बताया, जैसे विद्युत बल्ब हमको पढ़ना। तो विद्युत बल्ब क्या होता है, तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक क्या है, उपकरण है। तो पूछा जाए विद्युत बल्ब क्या है, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है बल्ब के, ठीक है ना। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसका तापमान 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका तंतु क्या करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है ना। तो जब किसी बल्ब के जो बल्ब का तंतु होता है उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका जो तापमान होता है वो 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिसके कारण तंतु क्या करने लगता है, चमकने लगता है। अब बल्ब हम देख लेते हैं, बल्ब की संरचना, ठीक है ना। तो और कार्यविधि, तो बल्ब की संरचना आपको देखना है। तो विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है। तो विद्युत बल्ब क्या होता है, कांच का एक क्या होता है, खोखला गोला, जिसके अंदर वायु निकाल कर निर्वात रखते हैं। और बल्बों के ऊपरी भाग पर एल्युमिनियम की 2 टोपी लगी होती है, जिसके दोनों ओर 2 पिनें लगी होती हैं। आप सबको पता होगा, आप सूर्य का बल्ब देखे होंगे, यानी ये जो एक कांच का खोखला गोला होता है उसके ऊपर एल्युमिनियम की एक टोपी लगी होती है, जिसके ऊपर 2 लगे होते हैं, ठीक है, पिनें लगी होती हैं। आगे टोपी के मुंह को चपड़ा या लाख से काले रंग का जो पदार्थ होता है, जो टोपी लगी होती है एल्युमिनियम की, उस पर 2 सिरे होंगे, ठीक है, या 2 पिनें लगी होती हैं। अब उसका जो मुंह है उसको काले चपड़े या लाख से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। चपड़े के ऊपर 2 टाँके लगे होते हैं, जिनका एक तो बल्ब को फंसाने के लिए बगल में 2 पिनें होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर 2 टाँके लगे होते हैं। आगे टाँके लगे होते हैं जिनका संबंध 2 मोटे तारों से होता है। ये तार कांच की नली में से होकर बल्ब के अंदर लाए जाते हैं ताकि एक दूसरे से संपर्क, यानी जो 2 ऊपर टाँके लगे होते हैं उनसे तार गया होता है, वो कांच के भीतर होता है, जिससे इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों तार आपस में स्पर्श न करें, ठीक है ना।
अब इसके आंतरिक सिरों के बीच टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है, यानी जो तंतु बना होता है वो याद रखना है टंगस्टन का बना होता है, जिसे हम तंतु कहते हैं। टंगस्टन का गलनांक 3400 होता है। जब तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह श्वेत तप्त होकर क्या देने लगता है, प्रकाश देने लगता है। ठीक है, अभी मैं पूरी संरचना बता दे रहा हूँ आपको। बल्ब बना दें हम, ठीक है, चलिए बना दे रहे हैं। तो ये बल्ब का क्या है, तंतु है जो टंगस्टन का बना होगा। यहाँ ये ऐसे 2 पीने लगी होती हैं। ठीक है, ये क्या है, विद्युत बल्ब। अब देखिए विद्युत बल्ब क्या होता है, तो हमने बताया विद्युत बल्ब विद्युत धारा की तापीय प्रभाव पर आधारित एक क्या है, उपकरण है। ठीक है ना। और जब बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस तंतु का प्रतिरोध 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसके कारण इसका तंतु क्या देने लगता है, यानी चमकने लगता है। अब हमने बताया बल्ब कांच का एक क्या होता है, खोखला गोला होता है। अब यहाँ पर एल्युमिनियम की एक क्या लगी होती है, टोपी लगी होती है, जिसके यहाँ 2 पीने लगी होती हैं। अब इसके ऊपर का जो भाग खाली होता है उसको लाख या काले चपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और यहाँ 2 टाँके लगे होते हैं। अब इन दोनों टाँकों से तार गया होता है, कांच में तार गया होता है। कांच में तार इसलिए गया होता है कि जिससे वो तार आपस में स्पर्श न करें। यह है बल्ब की पूरी संरचना। ठीक है ना। अब बाकी हम पढ़ते हैं बल्ब में कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं, किस प्रकार के बल्ब में, किस प्रकार के बल्ब को निर्वात रखा जाता है, किस प्रकार के बल्ब में गैसें भरी जाती हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं। अब आगे देखिए बल्ब में निष्क्रिय गैसें क्यों भरी जाती हैं। तो देखिए कह रहा है सामान्यतः कम सामर्थ्य वाले बल्ब के अंदर निर्वात रखा जाता है, यानी जो कम सामर्थ्य वाले बल्ब होते हैं उनके भीतर कोई किसी भी प्रकार की गैस नहीं, पूरी तरह से वो निर्वात होती हैं। जबकि उच्च सामर्थ्य वाले बल्बों में अक्रिय गैसें यानी नाइट्रोजन और आर्गन रासायनिक दृष्टि से भरी जाती हैं। कौन कौन सी गैसें, नाइट्रोजन और आर्गन, इसका हमने पहले भी प्रश्न करा दिया है, भरी होती हैं। क्योंकि निष्क्रिय गैसों द्वारा जब ये गैसें क्यों भरी जाती हैं, ये गैसें इसलिए भरी जाती हैं जिससे ये निष्क्रिय गैसें हैं तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीकरण नहीं करती हैं। ऑक्सीकरण में वाष्पीकरण नहीं हो पाता है क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, और जिससे जो बल्ब का तंतु होता है उसके आयु में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। वरना वो ऑक्सीकरण हो जाएगा और वाष्पीकरण हो जाएगा तो वो बल्ब का तंतु जल्दी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और फ्यूज हो जाएगा बल्ब। तो बल्ब में वायु होगी तो बल्ब का तंतु गर्म होकर ऑक्सीजन द्वारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखना है बल्ब के अंदर निष्क्रिय या अक्रिय गैसें क्यों भरी जाती है। तो बल्ब के अंदर निष्क्रिय अक्रिय गैसें इसलिए भरी जाती हैं जिससे जो बल्ब का तंतु है उसका न तो ऑक्सीकरण हो न तो वाष्पीकरण हो, जिससे बल्ब की और आयु और दक्षता बढ़ जाए। अगर उसमें
एक ऐसे न भरी जाए या वो निर्वात भी न रहे तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएंगी, ठीक है ना, तो जिससे उसकी आयु और दक्षता बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसलिए बल्ब के भीतर अक्रिय गैस ऐसे हम बताए हैं, कम सामर्थ्य वाले बल्बों के भीतर निर्वात रखा जाता है और उच्च सामर्थ्य वाले बल्बों के भीतर नाइट्रोजन और आर्गन गैसें क्या की जाती हैं, भरी जाती हैं। हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो हमने बल्ब पढ़ लिया है। बल्ब के आगे आज हम पढ़ेंगे विद्युत इस्त्री, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं विद्युत इस्त्री क्या होता है, विद्युत इस्त्री किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत इस्त्री क्या होता है, तो विद्युत इस्त्री भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। आगे देखते हैं विद्युत इस्त्री, तो जब विद्युत इस्त्री यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक उदाहरण है जिसमें नाइक्रोम यानी 80% निकल और 20% क्रोमियम के तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यानी इस्त्री का मतलब यहाँ यह है जो हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं वो उसकी बात की जा रही है। अब इसमें तो आप लोगों को याद रखना बल्ब का तंतु किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और जो ये प्रेस की बात कर रहे हैं इसका जो तंतु, इसमें जो तार यूज किया जाता है नाइक्रोम का, किसका, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम में कौन कौन से होते हैं, 80% निकिल प्लस 20% क्रोमियम, ठीक है। ये नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, ये आपको पता रहे। तो विद्युत इस्त्री में किसका तार प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का, जो कि 80% निकिल होता है, 20% क्रोमियम होता है। तो आपको जान लेना है, ठीक है ना। आगे है विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर, पता होगा। इसमें जो मेन जान लेना है आपको, फ्यूज क्या होता है। तो फ्यूज कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं, यानी कभी कभी जब हमारे घरों में वायरिंग होती है या तार आए रहते हैं ढेर सारे, आपस में एक दूसरे से सट जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन हो जाता है। अब जिस कारण उपकरणों में धारा का मान अचानक क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और ये हम आपको विद्युत फ्यूज बता रहे हैं। विद्युत हीटर आप खरे ये सब आता नहीं है, लेकिन जान लेना है किस पर आधारित उपकरण है ये पता रहे आपको। तो विद्युत फ्यूज जान लेना है, विद्युत फ्यूज क्यों लगाया जाता है। जो घर में आजकल वायरिंग होता है बोर्ड में फ्यूज लगा होता है, तो क्यों होता है, हम सबके घर में वायरिंग होती है, जब दो तारें आपस में सट जाती हैं तो लघु पतन हो जाता है। लघु पतन होने के कारण विद्युत धारा का मान उपकरणों में यानी बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगता है। अब इससे क्या होगा, इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है उपकरणों की जल जाने का भय रहता है। यानी ये अगर अचानक दो तार आपस में सट गए तो जितने भी उपकरण लगे रहेंगे सब जल जाएंगे, ठीक है ना। आगे तो परिपथ के इस दोष को दूर करने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज क्या करता है, लघु पतन के द्वारा धारा का मान बढ़ता है। देखिए फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज का उपयोग किस लिए किया जाता है, हमने बताया जब अचानक दो तार सट जाता है तो विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा, जिससे जितने भी उपकरण सब जलने की संभावना। तो विद्युत फ्यूज लगा रहता है, उससे क्या होगा, विद्युत फ्यूज में एक तार लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा शीशे का बना होता है, जो यानी मिश्र धातु से बना होता है विद्युत फ्यूज। तो उसमें जो तार जुड़ा होता है, अगर अचानक धारा का मान बढ़ भी रहा है तो ये जो तार लगा होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसका गलनांक कम होता है, वो तार पिघल जाएगा और जिससे विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा,
ठीक है ना। यानी वो तार जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा अचानक, वो जो विद्युत फ्यूज में तार लगा वो पिघल जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जितने भी उपकरण रहेंगे सब सुरक्षित क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है ना। और जितने भी उपकरण रहेंगे सब क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। आगे अब देखिए, सामान्यतः ये तांबा, टीन और शीशे से बना होता है। फ्यूज किससे बना होता है, तो तांबा, कॉपर का वायर, उसमें टीन और शीशा, ये मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। तो फ्यूज क्या होता है, मिश्र धातु। तो फ्यूज क्यों लगाया जाता है घरों में, हमने बता दिया। जैसे चीनी मिट्टी के बने होल्डर पर दो धातु टर्मिनलों के मध्य लगाया जाए। फ्यूज का तार गलनांक तांबे की तुलना में कम था। फ्यूज परिपथ में, और ये भी याद रखना, फ्यूज को किस क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मोटाई के अनुसार फ्यूज तार की एक निश्चित होती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित कर फ्यूज गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे विद्युत सामर्थ्य या शक्ति। आपको फ्यूज समझ में आया होगा, फ्यूज हम लोग क्यों लगाते हैं। फ्यूज अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट में आप लोग कमेंट किया करिए। अगर समझ में आया करे लेक्चर तो बताया करिए कि मुझे समझ में आया है, जिससे और मेरा उत्साहवर्धन होगा, मैं और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आप सबको फ्यूज समझ में आएगा। फ्यूज एक मिश्र धातु होता है जो किससे बना होता है, तांबा, टीन और शीशा से बना होता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, जब अचानक बताया है कि मैंने, घर में जब ढेर सारे तार गए होते हैं आपस में, कभी कभी तार सट जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन के कारण धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। अब धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा तो घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उनके सब उपकरणों के जल जाने की संभावना हो, तो इसलिए आजकल फ्यूज लगा दिया जाता है। अगर फ्यूज लगा, मेन जहाँ से वायरिंग आया रहता है वहीं पहले फ्यूज लगा होता है, पहले वहाँ धारा का मान बढ़ेगा तो फ्यूज में जो तार लगा होता है दोनों सिरों के बीच, वो तार विद्युत धारा के यानी उष्मा गल करके क्या हो जाएगा, वो गल करके तार टूट जाएगा, और जब तार टूट जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। उसके आगे जितने भी हमारे उपकरण लगे हैं सब सुरक्षित बच जाएंगे। इसीलिए क्या उपयोग किया जाता है, विद्युत फ्यूज। तो आज हमने पढ़ लिया विद्युत धारा के व्यवहारिक उदाहरण पर कौन कौन से उपकरण है, विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, फ्यूज, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर, सारी हमने बातें कर ली हैं। कल से हम पढ़ेंगे विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति, फिर इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, दो लेक्चर नहीं 3 लेक्चर और आएंगे, जिसमें कि हम इस चैप्टर को, अध्याय को समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम अगला अध्याय शुरू करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रकाश के परावर्तन से, आपको पूरे चैप्टर्स अच्छे से कराएंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद आप सब।